हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें जो फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपने यदि पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, जो कर लिया होगा आई होप, तो इन सारे क्वेश्चंस को करने से आपके जितने भी निट्स बिट्स जो भी बचे हुए हैं, थोड़ा सा भी यदि कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको यहाँ उसको आइडेंटिफाई करने में और रेक्टिफाई करने में मदद मिलने वाली है। कह सकते हैं कि प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे यदि आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिकॉज ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है या ये बच्चों का वीक हो सकता है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे खास तौर पर लिए गए हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यूट्यूब एल्गोरिदम से बचने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो जो है और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 15 मीटर। द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। तो हमें डायमीटर बताना है कि सन की इमेज का कितना होगा। तो यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूं जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, 15 मीटर है। 15 मीटर है। सन की जो डिस्टेंस है ऑफ कोर्स वो इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट से सन से लेकर जो रे आ रही हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही हैं वो 0.5 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये सन जो है बहुत दूर है और इसकी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहां से लाइट रे आ रही हैं और वो एंगल बना रही हैं यहाँ पे 0.5 डिग्री के बराबर। ये पूरा एंगल जो है 0.5 डिग्री के बराबर है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है, और ये एंगल 0.5 डिग्री से बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है, 30 से थोड़ा सा कम। तो समझ गए कि ये एंगल बना रहा है। और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो फोकस पर आकर मिलती हैं, और बिकॉज पैरेलल आती हैं तो एक पॉइंट पर मिलती हैं, और यदि पैरेलल नहीं आ रही हैं लेकिन इनफाइनाइट से हैं तो फोकल प्लेन में आकर मिलती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से r/2 डिस्टेंस, यानी कि फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर जो आपका फोकल प्लेन है, इस फोकल प्लेन में इमेज हमारी बन रही होगी। तो ये इमेज बन रही होगी कुछ इस तरीके से। तो ये सन का इमेज है, सन का इमेज ऑफ सन। तो हमें यही बताना है कि ये जो डायमीटर है इसकी इमेज का वो कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पार्ट है, बिकॉज ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो इस वाले पार्ट को आर्क माना जा सकता है, और उसका जो रेडियस है वो r/2 के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल यदि थीटा है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r/2 है, तो ये जो डायमीटर है आपके पास कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू आप लिख सकते हैं r/2 इंटू थीटा, r/2 इंटू थीटा। सब लोग जानते हैं, प्लेन एंगल में सबने सीखा है, प्लेन एंगल में सबने सीखा है कि ये जो आर्क लेंथ होती है ये थीटा इंटू रेडियस के बराबर होती है। तो यहां से आप डायमीटर लिखेंगे r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का है 15 मीटर, सो इट्स 15/2 इंटू थीटा। थीटा इज 0.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए ऐसा यूनिट में। सो इट्स 0.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मीटर में रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 6.54 के आसपास आता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सवाल को यदि आप रेट करना चाहें तो इस सवाल को आप कह सकते हैं 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5। यदि ऐसे सवाल आपने ऑप्टिक्स में कर रखे हैं तो ये सवाल बन जाएगा, और ऐसा सवाल कभी नहीं किया है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपसे सवाल ना हो। ठीक, तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट आता है तो 3 आउट ऑफ 5 इसे रेट कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है। ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सुबह 11 बजे। ठीक है बच्चों,
और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा। लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा। ठीक है ना, 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है एनकेसी सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे, एनकेसी सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो। ठीक है, और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे। ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को, 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री। ठीक है ना, 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया है द ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.25 into 10 raised to the power 3 kilogram per meter cube is flowing through a conical tube with end radii 0.1 meter and 0.04 meter respectively. The pressure difference at the ends is 10 Newton per meter square. The rate of flow of glycerine through the tube is. तो हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पे दिया होना चाहिए था कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमें हाइट नहीं दिया है इन दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनके बीच का, तो हम मानेंगे कि ये जो कोन है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, कुछ इस तरीके से। तो आप याद रखें कि जब भी आपको कोई हाइट के बारे में क्लू नहीं दिया है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ का रेडियस आपको दिया है r is equal to 0.1 मीटर, तो लिख सकता हूँ 10 raised to the power -1 मीटर। और यहाँ का जो रेडियस है बेटा वो दिया है आपको 4 into 10 raised to the power -2 मीटर, ये रेडियस होगा यहाँ का। जो यहाँ का प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है, उनके बीच का जो सेपरेशन है, जो उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ फ्लो बताना है कितना। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो v1 के बराबर है, यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है v2 के बराबर है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाफ इंटू रो इंटू v1 स्क्वायर प्लस यहाँ का प्रेशर जो है लेट्स से P1 के बराबर है, और इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू v2 स्क्वायर प्लस P2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, बिकॉज ये फ्लूइड जो है ये आइडियल मानते हुए कह सकता हूँ कि जो लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। इसका मतलब यहां से जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा वहां से उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, A1 V1 = A2 V2 लगा सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा A1, यहां लिख सकता हूं पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो निकालना है, यानी कि मुझे या तो पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू निकाल दूं, चाहे पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 की वैल्यू निकाल दूं, दोनों में से कोई वैल्यू निकाल दूं, तो वही रेट ऑफ फ्लो है आपका। यही क्या है आपका? रेट ऑफ फ्लो। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि यहां से V1 की वैल्यू निकाल लेता हूं या V2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, और V2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी
तो मैं V2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई R2 स्क्वायर, तो मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आप V1 को एलिमिनेट कर दीजिए, V1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए, तो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 को एलिमिनेट करेंगे तो आपको मिलेगा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर और इंटू V2 आपको मिलेगा V2 स्क्वायर इंटू R1 रेज टू द पावर, V2 के साथ R2 है, R2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय R1 रेज टू द पावर 4। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। पाई R1 V1 पाई R2 स्क्वायर V2, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी R2 स्क्वायर ऊपर R1 स्क्वायर नीचे, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिल जाएगा आपको हाफ इंटू रो इंटू R1 रेज टू द पावर 4 माइनस R2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय R1 रेज टू द पावर 4, और यहाँ आ जाएगा आपके पास V2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2। तो यहाँ से V2 स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी P1 माइनस P2, और ये आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा R1 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रो इंटू R1 रेज टू द पावर 4 माइनस R2 रेज टू द पावर 4। ये आपके पास मिल जाएगी V2 की वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मैं कह सकता हूँ d वॉल्यूम बाई dt, या फ्लो रेट कह सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। किसी भी एंड का एरिया और उस एंड पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया लिखूंगा पाई इंटू R2 स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू P1 माइनस P2, और ये आपके पास है R1 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रो इंटू R1 रेज टू द पावर 4 माइनस R2 रेज टू द पावर 4। सारी वैल्यूज जो हैं आपको दी हुई हैं, आपको R1 पता है, आपको R2 पता है, आपको प्रेशर डिफरेंस पता है, आपको रो पता है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे आपने यदि ये फॉर्मूला आपको पहले से मालूम हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ लोगों को याद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, चाहे तो स्टार्टिंग से, चाहे आप रट सकते हैं इसका फॉर्मूला, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसको डिफिकल्टी लेवल पे यदि नापना चाहें तो इसको 3 आउट ऑफ 5 कह सकते हैं। एवरेज क्वेश्चन है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज। तो जो पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से है कि पार्टिकल को पार करनी है एक दीवार जो उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 3 मीटर दूर है और उसकी हाइट 6 मीटर है। तो यहां से 3 मीटर दूर एक वॉल है जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, 6 मीटर है। इसको हमने जस्ट पार किया है, जस्ट पार कर दिया है, जस्ट छू के निकल गया है, और क्वेश्चन में दिया है कि ये 18 मीटर दूर गिरता है वॉल से। तो बॉल जो है यहां से 18 मीटर दूर जो है वो जाके गिरती है। 3 मीटर हाई 6 मीटर डिस्टेंस, यहाँ उल्टा लिख दिया है, 6 मीटर है ये 3 मीटर है, तो 18 मीटर ये दूर जाके गिरता है। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इस पार्टिकल की, वो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। यदि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 6,3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 24,0 के बराबर। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जानता हूं क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा और 1 माइनस x अपॉन r। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखिए, y की वैल्यू जो है पहले इक्वेशन को मैं पूरा करता हूं, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, r की वैल्यू जो है 24 के बराबर है। अब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई करवाइए कि कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा सबसे आसान जो पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट है 0,0। तो 0,0 सेटिस्फाई करवा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो कोई हमें आंसर नहीं मिलने वाला। अच्छा क्या कर सकते हैं, इसको 24,0 यदि यहाँ पे सेटिस्फाई करवाया जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप क्या करिए 6,3 को सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू 6 tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r 1/4। तो ये मिल जाएगा आपको, 3 से गया ये 2 बार, सो 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा 3/4, 2 से गया ये 2 बार, tan थीटा आपको मिल जाएगा यहाँ से 2/3 के बराबर। सो tan थीटा की वैल्यू 2/3 होगी यहाँ पे, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
tan इनवर्स 2/3, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक, सवाल को रेट करना चाहें तो ज्यादा मुश्किल था नहीं सवाल, सो 3 आउट ऑफ 5 इसे आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक वेव है, वो ट्रेवल करती है एक मीडियम में और उसके जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है y = a sin 2π bt - cx। तो इसको और थोड़ा सा ढंग से लिख लें कि a sin 2π को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2πb × t - 2πc × x। a b c कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हम जानते हैं कि किसी वेव में ये इक्वेशन दे रखी है, किसी भी एक पार्टिकल की किसी भी एक इंस्टेंट पे जो पोजीशन है वो दे रखी है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। पार्टिकल तो एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम करते हैं। एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा के बराबर, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। सो एम्पलीट्यूड है ए और ओमेगा का जो है वो है 2πb के बराबर। सो दिस इज द पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। और बात करें यहाँ पे वेव वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है आपके पास ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है 2πb और के कितना है आपके पास 2πc। 2π से 2π गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे b/c। क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इट्स ट्वाइस द वेव वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है a × 2πb, दिस इज ट्वाइस द वेव वेलोसिटी 2b/c। b से b चला गया, 2 से 2 चला गया, ac π = 1 आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि ac = 1/π आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ac = 1/π हमारा आंसर हो जाता है। सवाल जो है बहुत ज्यादा आसान है, तो इसे 2 आउट ऑफ 5 आप दे सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो आप याद रखिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे एसएचएम में फॉर्मूले लगते थे, वो फॉर्मूले सेम यहाँ पे चलेंगे, बट वेव वेलोसिटी जो है वो होती है ओमेगा बाई के। ओमेगा का मतलब टाइम, टी का कोएफिशिएंट, और के का मतलब है एक्स का कोएफिशिएंट। तो ये फॉर्मूले आप याद रखें, और भूल गए हो तो जरूर अपने नोट्स चेक कीजिए और देखिए उनमें क्या फॉर्मूले हैं। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि एक पुलिस कार है जो मूव करती है 30 मीटर पर सेकंड से, chases a motorcyclist. The policeman sound his horn at 180 hertz while both of them moves towards a stationary siren of frequency 160 hertz. तो यहाँ पे पुलिस कार है और पुलिस कार मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इसका खुद का हॉर्न है जिसका फ्रीक्वेंसी है 180 हर्ट्ज के बराबर। पुलिसमैन भाग रहा है एक मोटरसाइकिलिस्ट को के पीछे। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट मैं एम मान लेता हूं, इसको इसके पीछे भाग रहा है ऑफ कोर्स, तो मैं कह सकता हूं कि एम जो है वो भाग रहा होगा इस तरह। वेलोसिटी जो है v मान लेता हूं इसकी। समझ गया यार, ये इधर भागेगा तभी तो कहेंगे कि ये इसका पीछा कर रहा है। तो और कहा गया है कि ये दोनों मूव करते हैं एक स्टेशनरी सायरन ऑफ 160 हर्ट्ज के तो तरफ। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक सायरन है, एक स्टेशनरी सायरन है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 160 हर्ट्ज के बराबर। ये दोनों इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है आगे कि इफ इट इज गिवन दैट मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। तो हमसे पूछा गया है कि इस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड बताइए यदि इसको कोई भी बीट सुनाई नहीं देती है। बीट का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी यदि डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है दो वेव्स की, तो उस बंदे को बीट सुनाई देती है। तो यहाँ 180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसको बीट सुनाई नहीं दे रही है। तो हमें क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी ये साउंड की यहां पहुंच रही है, लेट्स से f1 डैश, और ये फ्रीक्वेंसी जो यहां पर पहुंच रही है लेट्स से f2 डैश, तो f1 डैश माइनस f2 डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि यदि यहां से जो फ्रीक्वेंसी यहां पहुंच रही है वो f1 डैश के बराबर है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट लग रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो ये 180 हर्ट्ज इसको सुनाई नहीं देगी, 180 हर्ट्ज से कुछ अलग सुनाई देगी। ये 160 हर्ट्ज डॉपलर इफेक्ट के कारण कुछ और सुनाई देगी f2 डैश, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई दे रही हैं इनसे कोई भी बीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मींस f1 डैश इज इक्वल टू f2 डैश, या इनका डिफरेंस 0 के बराबर है। तो भाई f1 डैश में लिख सकता हूं कितना आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 180, साउंड की स्पीड है 330, नीचे 330, सोर्स इसकी तरफ भाग रहा है तो ये -30 हो जाएगा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में v। यदि ये लिखना नहीं आता है तो हमारे चैनल पे वीडियो है,
डॉपलर इफेक्ट के बारे में, उसमें पूरा समझाया गया है कि डॉपलर इफेक्ट कैसे अलग अलग केसेस में हम यूज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, तो जरूर चेकआउट कीजिए, चैनल पे मिल जाएगा आपको। डॉपलर इफेक्ट सर्च करना है बस आपको चैनल सर्च में जाके। तो ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी जो यहां से यहां पहुंच रही है। ये फ्रीक्वेंसी यहां से यहां पहुंच रही है, वो देखिए कितनी लिखूंगा, 160, ये लिखो 330, ये लिखिए 330, सोर्स रेस्ट पे है तो 0, ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो आ जाएगा आपके पास +v। तो ये आपको बराबर करना है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 0 से 0 गया, 2 से गया है 8 बार, 2 से गया है 9 बार, सो 9 into 330 minus v divided by 300 is equal to 8 into 330 plus v divided by 330। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से गया 10 बार, 3 से गया 11 बार। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, सो 99 into 330 minus v is equal to 80 into 330 plus v। सॉल्व कर लेना है इसको और आपको आंसर मिल जाएगा स्पीड का एग्जैक्ट सेम आंसर आपको मिल जाता है 35.02 के बराबर। ठीक है, तो ये देखा गया है कि अब जो है कैलकुलेशन आपसे ज्यादा करवाते हैं जेईई मेन में, तो अपना जो ये जो कैलकुलेशन स्पीड है इसे भी आप थोड़ा साइड में इंप्रूव करते रहें कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टेबल्स तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए 30 तक। ओके, तो सवाल को यदि देना चाहें पॉइंट्स तो ये 3 out of 5 इसे रेट कर सकते हैं, 3 out of 5 इसे रेट कर सकते हैं, बिकॉज जो सवाल की स्ट्रेटेजी थी कि कैसे इसको सॉल्व करना है वो सबको आई थिंक पता चल जाती है सवाल पढ़ते ही। ठीक है, तो ये 3 out of 5 इसे हम दे सकते हैं। अगला सवाल जो है उस पर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि एक सिंपल पेंडुलम है A of mass ma and length L is suspended from a trolley of mass mb। ये एक ट्रॉली है जिसका मास mb है और ये आपके पास एक पार्टिकल है, एक बॉब है बेसिकली, जिसका मास ma के बराबर है। If the system is released from rest at theta is equals to 0, determine the velocity vb of the trolley, vb of the trolley। तो हमें ट्रॉली की स्पीड बतानी है, कब बतानी है ये क्वेश्चन में नहीं बताया है, लेकिन बताना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा ये है कि फाइंड वेलोसिटी vb ऑफ द ट्रॉली व्हेन a reaches at lowest point, reaches at lowest point, या फिर तब जब थीटा की वैल्यू जो है 90 के बराबर हो जाए। क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज आप यदि आंसर्स को देखेंगे तो आंसर में कहीं भी थीटा नहीं है, तो कोई नॉर्मल इंसान क्या समझेगा कि हमें थीटा एंगल पे वेलोसिटी निकालनी है, तो जो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है, बेसिकली क्वाड्रेटिक बन जाती है और उसमें थीटा वगैरह बहुत आता है। तो सवाल ये पूछना चाह रहा था थीटा इज इक्वल टू 90 पे कितनी वेलोसिटी होने वाली है। तो वेलोसिटी किसकी निकालनी है? ट्रॉली की। अब पहले सवाल आता है कि ट्रॉली मूव क्यों करेगी? ट्रॉली मूव इसलिए करेगी कि मान लीजिए जब कभी एंगल थीटा इसका होगा तो इस रस्सी में टेंशन होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो टेंशन जो है ए पर फोर्स, ए पर लगेगा टेंशन ऊपर की तरफ और बी पर जो टेंशन है वो लगेगा इस तरफ। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ भी आएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा टी साइन थीटा। तो इस ट्रॉली के ऊपर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ट्रॉली एक्सेलरेट होगी, ट्रॉली एक्सेलरेट होगी, ट्रॉली के पास वेलोसिटी आने वाली है। तो इसलिए ट्रॉली मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये जो पार्टिकल है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन बनाता हूँ कि ये ट्रॉली जो है इसका मास mb के बराबर है, वो यहाँ पर है, इसका वेलोसिटी जो है हो चुका है vb के बराबर, और ये बिल्कुल नीचे आ चुका है ये ma, और इसकी वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ve के बराबर है, मैंने मान लिया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इस इंडिविजुअल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन पूरे सिस्टम पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो मैं कह सकता हूं पहले पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे था, तो पहले मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे mb vb माइनस ma va। तो यहां से आप लिख सकते हैं ma va इज इक्वल्स टू mb vb, इक्वेशन नंबर 1। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटीज लिखी। अब दूसरा मैं लगा सकता हूं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये L हाइट जो है नीचे आ चुका है, L वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप लिख सकते हैं यहाँ से ma इंटू g इंटू L, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। टेंशन का वर्क डन 0 है और कोई यहाँ पे फोर्स जिसका वर्क डन हो ऐसा नहीं है।
is equals to change in kinetic energy is equals to change in kinetic energy half into ma into va square plus half into mb into vb square। ये आपको इक्वेशन मिल जाती है। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप यहां से va की जो वैल्यू है निकाल लीजिए। इसका मतलब मुझे यहां से vb की वैल्यू va के टर्म्स में यहां रखनी होगी। तो आपको मिलेगा यहां से ma into g into l is equals to half into ma into va square plus half into mb into vb square। vb की वैल्यू जो है आपको va की टर्म्स में लिखनी है, यानी ma by mb into va, ma by mb into va का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू ma इंटू va स्क्वायर प्लस हाफ इंटू mb इंटू ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय mb स्क्वायर इंटू va स्क्वायर। तो यहां से mb से mb कैंसिल आउट हो चुका है और आपको मिल जाएगा हाफ इंटू ma va स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ma इंटू ma बाय mb इंटू va स्क्वायर। तो यहां से आप इसको लिख लेंगे ma इंटू gl। तो यहां से ma gl इज इक्वल टू हाफ ma va स्क्वायर मिल जाएगा आपको 1 प्लस ma बाय mb। ठीक, तो यहां से आप लिख लीजिए va की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2ma gl डिवाइडेड बाय 2ma gl, ma से तो ma हटा दीजिए ना, सो 2gl डिवाइडेड बाय 1 प्लस ma बाय mb, ये आपको मिल जाएगी va की वैल्यू। और अब आपको vb की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि vb जो है वो ma बाय mb इंटू va के बराबर है। तो यहां से vb मिल जाएगा आपको ma बाय mb इंटू va, विच इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2gl डिवाइडेड बाय 1 प्लस ma बाय mb, 1 प्लस ma बाय। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये इसका मतलब सही है। सवाल देखने में डरावना था और इनकम्प्लीट भी था, लेकिन फिर भी यदि आप इसको देना चाहें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 आप देख सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियां कहाँ होती हैं, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं कि जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी होती मास की और वेलोसिटीज की, तो ये सब दिखने में एक जैसी है ना, तो यहाँ पे गलती हो जाती है कि ma की जगह mb लिख देते हैं। यहाँ पे vb की जो वैल्यू ma va अपॉन mb लिखी है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, इधर से इधर ट्रांसफर करने में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये गलतियां हो सकती हैं इन सवालों में। तो आंसर आपका पहली बार में गलत आएगा, ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। तो एक इसका तरीका ये होता है कि यदि आपके पास सवाल ऐसा है जिसमें ढेर सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो सवाल का कैलकुलेशन आप साफ साफ लिखिए, जैसे कभी आपका सवाल मान लीजिए आपको टाइम मिल गया है पेपर में दोबारा उस क्वेश्चन को देखने का कि आंसर सही है नहीं, दोबारा अटेम्प्ट करने का टाइम मिल गया, तो आप उसकी कैलकुलेशन को दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा से आप देख सकते हैं कि यार ये स्टेप मैंने लिखा, ये स्टेप मैंने लिखा, तो गलती कहाँ पे है। तो गलती को पहचानना बहुत आसान हो जाता है यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा नीट तरीके से लिखी हुई है, नहीं तो आपको दोबारा शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सवाल आगे चलते हैं, यही है लास्ट सवाल हमारा। तो यार चैनल पे बहुत सारी चीजें जो हैं पड़ी हुई हैं। एक हमारे पास ये प्लेलिस्ट है एनटी अभ्यास की, और इसमें जो है लेक्चर नंबर 1 से एक वीडियो से लेके बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लगभग 17-18 वीडियो आ चुकी हैं अब तक। तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। यदि आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत है, आपको बार बार थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार थ्योरी नहीं आता है, लेकिन आप वो छोड़िए, आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और जो सवाल में आपको दिक्कत है उस पार्ट का थ्योरी पढ़िए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और HC वर्मा यदि आप करना चाह रहे हैं रिवीजन के लिए, अभी तक किया नहीं है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स इनके कंप्लीट कर चुके हैं हम, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है पूरे 12th में वो पूरा कवर कर लिया है HCV से। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं HCV की जो पूरी प्लेलिस्ट है। और यदि आप 11th क्लास में देख रहे हैं तो ये मस्ट है आपके लिए, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और हमारे पास यहाँ यदि आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि थ्योरी को मैं रिवाइज कर लूँ या अभी तक नहीं किया है तो कर लूँ, तो
तो आप ये जो है चेकआउट कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 2021 जो हमारा जुलाई से पहले वाला अटेम्प्ट है, वहां तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज वीडियो जो है रीच नहीं आ पा रही है उसकी, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि रीच जो है वो जा चुकी है पूरी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।